नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर के मुद्दे ने कई लोगों की पोल खोल दी। कुछ मीडिया संस्थान, कुछ नेता, कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी, कई लोगों की पोल खुल गई है इस मुद्दे के कारण। अभी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम है बीबीसी के खिलाफ। बीबीसी को बैन करने की मांग की जा रही है। कुछ लोग इसके पुराने रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कश्मीर से संबंधित रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। तो ये जानी मानी हस्तियों ने जिस तरह से इस मुहिम में हिस्सा लिया है, लोग बीबीसी के खिलाफ आग उगलते दिख रहे हैं। उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीबीसी के कुछ रिपोर्टिंग पर तो सवाल खड़ा हो ही जाता है। मैंने बीबीसी की कई रिपोर्ट्स पढ़ी जो कश्मीर से रिलेटेड था। उसमें एक शब्द कॉमन है। जब कश्मीर की बात की जाती है तो उसमें हमेशा भारत प्रशासित कश्मीर लिखा जाता है। जिस तरह भारत में हमारी मीडिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लिखती है, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर लिखते हैं। उसी तरह ये बीबीसी भारत के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखता है। भारत प्रशासित कश्मीर लिखने से ही एक नई अवधारणा पैदा हो जाती है कि ये भारत का जो क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र, वो भारत द्वारा प्रशासित है, भारत का अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि वो डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। इसके ऊपर मैंने कल भी चर्चा की थी एक दूसरी वीडियो में, और ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि भारत प्रशासित कहने के पीछे इसका जो एजेंडा है वो स्पष्ट रूप से कश्मीर को विवादित क्षेत्र बना देता है। ये पहले ही तय कर चुका है कि भारत के क्षेत्र वाला कश्मीर भी उसी तरह विवादित है जैसे पाकिस्तान के क्षेत्र वाला कश्मीर है, जबकि भारत में कश्मीर का विलय हुआ था और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पे कब्जा किया था। ये दोनों में स्पष्ट अंतर है, लेकिन फिर भी हमेशा भारत प्रशासित कश्मीर लिख के बीबीसी अपना एक एजेंडा चला रही है जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के एजेंडे का एक भाग है। बीबीसी की रिपोर्टिंग का दूसरा पक्ष, जो एक और शब्द है जो बराबर उपयोग में लाया जाता है, वो है चरमपंथ। जिसे हम आतंकवादी घटना कहते हैं, उसे बीबीसी चरमपंथी कहती है। बीबीसी का कहना है कि यहाँ पर जो घटनाएं घट रही है कश्मीर में, वो जो लोग हथियार उठाए हुए हैं वो चरमपंथी हैं। वो उनके कई रिपोर्ट्स में, हर रिपोर्ट्स में जब भारत प्रशासित कश्मीर की बात आती है तो वहाँ पर वो चरमपंथ जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जब कश्मीर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, जैसे पुलवामा अटैक जैसी घटनाएं, दुखद घटनाएं होती है, उस समय भी वो चरमपंथी हमला करार देता है। उसको आतंकवादी कार्रवाई नहीं कहता, आतंकवादी घटना नहीं कहता है, वो चरमपंथी कहता है। हमारे शहीद सैनिकों, शहीद पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए वो कभी भी शहीद शब्द का उपयोग नहीं करता है, वो हमेशा मौत शब्द का उपयोग करेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चरमपंथ की। चरमपंथ के प्रति उसका एक दोहरा मानदंड है, वो हमेशा इसका दोहरे तरीके से उपयोग करता है। पहली बात तो चरमपंथ शब्द का उपयोग आप अपनी संस्थान के लिए भारत में जब कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आप दूसरे के रिपोर्ट्स में भी छपी हुई चीज़ों को उसी स्तर पर रखना चाहिए। पत्रकारिता का मापदंड है कि अगर आप कहीं से कोट कर रहे हैं तो उसके शब्दों में कोट करें, नहीं तो उस कोट के शब्दों को बदले नहीं। लेकिन बीबीसी ऐसा नहीं करती है। हम कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देंगे जिसमें बीबीसी के दोहरे चरित्र का पता चलता है। पहला उदाहरण है न्यूजीलैंड में मस्जिद पे हमला होने के बाद। 15 मार्च 2019 को बीबीसी के हिंदी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छापी गई, न्यूजीलैंड के मस्जिद में हमला की। उसने हेडिंग दिया कि न्यूजीलैंड मस्जिद में हमला में 49 की मौत, पीएम ने बताया आतंकी घटना। हालांकि एक चालाकी के तहत ये बताया गया कि हम पीएम के हवाले से कह रहे हैं, इसलिए इसको आतंकी घटना कहने की हमें ज़रूरत पड़ी। लेकिन आप जब दूसरे स्तर पर जाते हैं और दूसरा रिपोर्ट्स उसी तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं जो दूसरे के रिपोर्ट्स पर आधारित है, तो वहाँ पर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?
इनका एक कॉलम है प्रेस रिव्यू। प्रेस रिव्यू में ये दूसरे अखबारों की खबरें छापते हैं। अगर कुछ प्रेस रिव्यू पर आप ध्यान देंगे तो वहां पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह बीबीसी अपने एजेंडे के तहत आतंकवादी शब्द को भी चरमपंथ बना देता है। आखिरकार जब आप खबर छाप रहे हैं दूसरे की, अगर दूसरे के हेडलाइन को छाप रहे हैं तो आपको कतई अधिकार नहीं है कि उस हेडलाइन के शब्दों को बदल दें, क्योंकि प्रेस रिव्यू प्रेस की खबरों को लोगों तक पहुंचाना है कि आज की बड़ी घटनाएं क्या है। इसके लिए आपको कुछ उदाहरण देते हैं। 2 रिपोर्ट्स का उदाहरण मेरे पास है जिसको हमने पढ़ा और उसके बाद मुझे यह आभास हुआ कि आखिरकार ये चरमपंथी शब्द जो लिखे हुए हैं 2 बड़े अखबारों के हवाले से, क्या उस अखबार में भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है? लेकिन नहीं था। ये एक पहली खबर है 25 जनवरी 2019 की। बीबीसी के एक प्रेस रिव्यू में अमर उजाला का जिक्र है कि अमर उजाला में एक खबर छपी थी कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला को चरमपंथी मुक्त जिला घोषित करने की पुष्टि की। ये बीबीसी की लाइन थी जो अमर उजाला के हवाले से कही गई थी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या अमर उजाला वहां के आतंकियों को चरमपंथी कहता है। हमने बीबीसी के बाद अमर उजाला के वेबसाइट पे जाके इसकी खोज की। अमर उजाला के उस दिन का ई-पेपर देखा, लेकिन उसमें तो दूसरी बात थी। उसने स्पष्ट रूप से अमर उजाला ने इस पर लिखा है कि बारामूला जम्मू कश्मीर का पहला आतंकी मुक्त जिला। उसने स्पष्ट रूप से इसको आतंकी मुक्त जिला कहा है। दूसरी बात, यहां डीजीपी के बयान हैं। डीजीपी ने यह बयान दिया है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जो आतंकी से मुक्त हो गया। अब डीजीपी के बयान को आप आतंकी शब्द को चरमपंथी कैसे बता सकते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के हमले के मामले में वहां के प्रधानमंत्री के शब्द में आपने आतंकवाद शब्द जोड़ा, उसको आतंकी घटना बताया क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। डीजीपी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। पुलिस महकमे में उनकी एक बड़ी औकात है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जब कोई राज्य का पुलिस प्रमुख ये बयान देता है कि एक जिले को हम आतंक मुक्त कर चुके हैं, आतंकी मुक्त कर चुके हैं, तो वहां पर आप चरमपंथ जैसे शब्द जोड़ के क्या साबित करना चाहते हो। एक और ऐसी ही रिपोर्ट है, ये है उनके दूसरे प्रेस रिव्यू की। उस प्रेस रिव्यू में भी इन्होंने ऐसे ही जिक्र किया है। उस प्रेस रिव्यू में लिखा गया है कि कश्मीर के विभिन्न जिलों में कैद 70 चरमपंथी अलगाववादियों को आगरा केंद्रीय जेल भेजा गया। ये प्रेस रिव्यू की खबर है और इसको जनसत्ता से उठाया गया। जनसत्ता अखबार से ये खबर ली गई थी, जहां पर फिर मुझे थोड़ा शक हुआ कि क्या जनसत्ता ने भी आतंकवादियों को चरमपंथ लिखना शुरू कर दिया। मैंने उस दिन के अखबार देखे। अखबार देखने के बाद पता चला ये तो पूरा गड़बड़ है। बीबीसी ने यहाँ भी वही गलती की है जो पहले की थी। अमर उजाला के उस रिपोर्ट्स को जैसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था, उसी तरह से यहाँ भी उसके रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। जनसत्ता की जो हेडिंग थी उसमें लिखा था, आगरा जेल भेजे गए 70 आतंकी अलगाववादी। आतंकी और अलगाववादी, यहां आतंकवादी शब्द का जिक्र किया गया है, लेकिन बीबीसी ने इसको आतंकवादी को चरमपंथी बना दिया। अगर आप प्रेस रिव्यू छाप रहे हो तो आप उसके हवाले से छाप रहे हो कि उस अखबार ने क्या लिया है। अगर उस अखबार के शब्दों को ही आप बदल दोगे तो उस अखबार से खबर लेने की क्या जरूरत है। आप एक खबर के अनुसार लगा देते कि वहां पर ऐसी घटना घटी है। ऐसा किसी का, इस तरह की खबरों पर किसी का पेटेंट तो है नहीं। एजेंसी आपके पास भी है, इनपुट आपके पास भी हैं, लेकिन जब आप दूसरे अखबार का जिक्र करते हुए भी ये खबर लाते हैं तो वहां पर आप आतंकवादी को चरमपंथी कर देते हैं। ये सही नहीं है। दूसरे स्तर पर उसी खबर में एक और शब्द का जिक्र है। अमर उजाला की उसी खबर में अंदर में लिखा हो गया था कि एक ऑपरेशन के तहत
लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन उसको बदल के बीबीसी ने 3 चरमपंथी मारे गए। लश्कर जैसा संगठन जिसको भारत सरकार भी आतंकवादी संगठन मानती है, कई देशों में उस पर बैन लगा दिया गया है, और इसके बावजूद आप उस आतंकवादी संगठन के मारे गए मेंबर के लिए भी चरमपंथी जैसे शब्द का उपयोग करते हो। ये किसी तरह से इथिकल नहीं है, ये हमारे अपने देश के व्यवस्थाओं के खिलाफ है। ये एक एजेंडा के तहत चलाया जाने वाला विचार है जिसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर सरकार की भी अभी ध्यान नहीं गई और शायद कंप्लेन भी नहीं हुआ है। यहाँ बैठे हुए बीबीसी के लोग जो ब्रिटेन से संचालित होते हैं, उन्हें शायद ये अनुभव ही नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं और हमें हिंदुस्तान के कायदे कानून नियम के अनुसार चलना होता है। वो लंदन में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, वो हिंदी वेबसाइट चला रहे हैं जो सामान्य लोगों तक जिसकी पहुंच है। इन शब्दों के उपयोग के कारण कई लोग जो आतंकवाद और चरमपंथ के बीच अंतर नहीं समझते हैं, आतंकवादियों को चरमपंथ कहना शुरू कर देते हैं। सामान्य लोगों की स्थिति तो ऐसी नहीं है कि हर शब्द की गहराई को समझ सके। तो ऐसा एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है कश्मीर को लेकर। बीबीसी के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है जिसमें वहाँ के एक एक मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, उनको हल्का करने की कोशिश की जाती है। चरमपंथी कह के उन्हें एक मौका दे दिया जाता है कि ये कश्मीर में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये आतंकवाद फैलाने वाले नहीं लोग हैं, ये अपने विचार के चरम स्तर पर पहुंचे हुए हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके अलावा बीबीसी की और खबरों को जब आप देखेंगे, कश्मीर से संबंधित रिपोर्टिंग देखेंगे, तो दूसरे स्तर पर आता है कंटेंट का मामला। कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से शब्दों के उपयोग से अवधारणा पैदा की जा रही थी, उसी तरह से कंटेंट से भी एक अवधारणा पैदा की जाती है। मीडिया में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपका कंटेंट गलत नहीं भी है तो उसको पेश करने का तरीका क्या हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके कई रिपोर्ट्स देखने को ऐसे मिलेंगे जो 370 के बाद भी इनकी रिपोर्टिंग कश्मीर के उस घाटी तक सीमित रह गई। उससे पहले भी कई घटनाएं हुई है और कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई उसके बाद भी इनकी रिपोर्टिंग हमेशा एक पक्षीय दिखाई पड़ती है। कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसको आप बीबीसी के वेबसाइट पर जाके सर्च में जाएंगे और कश्मीर टाइप करेंगे तो वहाँ से कश्मीर की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी और उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बीबीसी के एक पक्षीय रिपोर्टिंग कैसी रही है। अभी हाल की घटनाएं हैं कुछ। 370 के बाद कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा जब खत्म हो चुका है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में जब इनके रिपोर्टर्स जाते हैं तो सिर्फ घाटी क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। इन्हें जम्मू में और लद्दाख में वो कश्मीर के लोग नहीं दिखते, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था और जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ही जम्मू और लद्दाख आते हैं। अगर पूरे राज्य के लिए व्यवस्था की गई है तो जम्मू और लद्दाख के लोगों की राय भी लेनी चाहिए। एक विशेष क्षेत्र के लोगों की राय से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से बीबीसी की सारी रिपोर्ट्स जो कश्मीर के प्रति उनकी मंशा है वो जाहिर करती है और यहाँ बैठे बीबीसी के संपादक मंडल के लोगों का डिसीजन भी कहीं न कहीं ब्रिटेन से संचालित होता है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीबीसी, बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीबीसी कोई निजी संस्था नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैसों से चलने वाली संस्था है और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका एजेंडा, उसकी बातें, उसके लिखे गए शब्द ब्रिटिश सरकार का एजेंडा है, ब्रिटिश सरकार के वाक्य हैं, बयान हैं, या फिर सिर्फ एक मीडिया संस्थान के बयान हैं। तो बीबीसी के इस एजेंडे का खुलासा तो हो गया है, आगे भी देखते हैं कि किस तरह के कार्रवाई इसके ऊपर होती है, बीबीसी सचेत होता है या नहीं। और इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए।